सवाल जो अक्सर उलझाता है। जब हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं तो क्या हम सिर्फ अमेरिका और कनाडा की बात कर रहे होते हैं? क्योंकि स्रोतों में लैटिन अमेरिका और मिडिल अमेरिका जैसे शब्द भी हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि यहीं से अक्सर गलतफहमी शुरू होती है। अच्छा, देखिए, महाद्वीप को देखने के दो नजरिए हैं, एक सांस्कृतिक और दूसरा भौगोलिक। ठीक है। सांस्कृतिक नजरिए से हम इसे एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका में बांटते हैं। एंग्लो अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा, जहां ब्रिटिश इतिहास का ज्यादा असर है। और लैटिन अमेरिका में मेक्सिको और उसके दक्षिण के सारे देश आ गए, जहां स्पेनिश और पुर्तगाली असर ज्यादा है। ये तो समझ आता है। हाँ, लेकिन भौगोलिक विभाजन इससे अलग कैसे है? भौगोलिक रूप से चीजें थोड़ी और सटीक हो जाती हैं। भूगोलवेत्ता एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका। इसमें मेक्सिको, कैरिबियन द्वीप और सेंट्रल अमेरिका के देश शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक और पैच है। वो क्या? जब हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक के उन 7 छोटे देशों से होता है। अच्छा, तो ये वो छोटी सी गलती है जो हम सब अक्सर कर जाते हैं, बिल्कुल मेक्सिको को सेंट्रल अमेरिका में गिनकर। बिल्कुल अब समझी, ये छोटा सा फर्क तो नक्शे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और अब जब नक्शा साफ हो गया है तो चलिए इसकी सबसे बड़ी और दमदार चीज पर नजर डालते हैं। इसकी रीढ़ की हड्डी पर? हाँ, इसके पहाड़। आप वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की बात कर रहे हैं। ये नाम सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। कॉर्डिलेरा का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि समानांतर चलती हुई पर्वत श्रृंखलाओं का एक पूरा जाल है। एक जाल? हाँ, जिनके बीच बीच में पठार और घाटियां फंसी हुई हैं। इसे पहाड़ों का एक महापरिवार समझिए। और ये उत्तर में अलास्का से शुरू होकर दक्षिण में मेक्सिको तक फैला हुआ है। माँ, तो ये पूरे महाद्वीप की लंबाई में फैला है। अगर हम उत्तर से शुरू करें, अलास्का और कनाडा से, तो वहाँ इसकी क्या खासियत है? वहां इसका रूप सबसे विशाल और जंगली है। अलास्का में हमें मिलती है अलास्का रेंज और वहीं पर है माउंट डेनाली। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर। हाँ, पूरे महाद्वीप का 6,194 मीटर। इसे पहले माउंट मैकिनले भी कहते थे। और कनाडा का सबसे ऊंचा शिखर भी यही पास में है ना? माउंट लोगान। बिल्कुल ठीक उसके पूर्व में, 5,959 मीटर ऊंचा। ये दोनों चोटियां इस कॉर्डियोलेरा के मतलब उत्तरी मुकुट की तरह हैं। और जैसे जैसे ये पहाड़ों का जाल दक्षिण की तरफ अमेरिका में घुसता है, इसका रूप कैसे बदलता है? यहाँ ये और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। अमेरिका में पहुंचकर ये मुख्य रूप से 3 समानांतर लाइनों में बंट जाता है। 3 लाइनों में? हाँ, सोचिए जैसे हाईवे पर 3 लेन हो। सबसे पश्चिमी लेन है कोस्ट रेंज, जो समंदर की ठीक किनारे किनारे चलती है। और बीच वाली लेन? वो तो काफी मशहूर है, कैस्केड्स और सियरा नेवादा। हाँ, और वो बहुत ही नाटकीय है। कैस्केड्स में आपको माउंट रेनियर जैसे बड़े बड़े ज्वालामुखी मिलेंगे और थोड़ा दक्षिण में सियरा नेवाडा है, जहां माउंट विटनी जैसी ग्रेनाइट की ऊंची चोटियां हैं। और सबसे पूर्वी लेन? वो है मशहूर रॉकी पर्वत, सबसे लंबी और चौड़ी। ये एक नई तहदार पर्वत श्रृंखला है जो हजारों किलोमीटर तक फैली है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि रॉकीज सिर्फ एक हिस्सा है इस बड़े नेटवर्क का? बिल्कुल, ये तो पहाड़ों का एक पूरा नेटवर्क है जो अलास्का से नीचे तक आ रहा है। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है। और जब ये कॉर्डिलेरा मेक्सिको में पहुंचता है तो वहां ये फिर से 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे। और इन दोनों विशाल भुजाओं के बीच में बसा है मैक्सिकन पठार। और ज्यादातर आबादी भी तो इन्हीं के बीच के पठार पर रहती है। सही पकड़ा। मतलब इन पहाड़ों ने ही एक तरह से मेक्सिको के दिल को आकार दिया है। और यहीं पर पोपोकिटीपेटल जैसा ज्वालामुखी भी है। हाँ, जो अक्सर खबरों में रहता है। तो आप देख सकते हैं ये एक ही कॉर्डिलेरा है, लेकिन हर इलाके में इसका एक अलग किरदार है। ये तो हुई पश्चिम की ऊंची नई जमीनें, लेकिन पूर्व में भी तो पहाड़ हैं, एपेलाचियन। वो तो इनके सामने बहुत अलग दिखते हैं। इन दोनों की कहानी भूविज्ञान की 2 अलग-अलग पीढ़ियों की कहानी है। अच्छा। रॉकीज भूवैज्ञानिक नजरिए से जवान हैं, टर्शियरी काल में बने थे, इसीलिए वो ऊंचे हैं, नुकीले हैं। 6,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे। हाँ, और उनमें आज भी भूगर्भीय हलचल होती है। शायद इसीलिए वहां सोना और चांदी जैसी नई दौलत मिलती है। और एपेलाचियन, वो तो किसी बुजुर्ग की तरह लगते हैं, घिसे हुए और शांत। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, बुजुर्ग। अपालाचियन बहुत बहुत पुराने हैं, पैलियोजोइक काल के। डायनासोर से भी पहले के। हाँ, सोचिए, लाखों साल की बारिश, हवा और बर्फ ने इन्हें घिसकर गोल और छोटा कर दिया है। इनकी सबसे ऊंची चोटी भी 2000 मीटर के आसपास ही है। और इसीलिए शायद वहां की दौलत भी अलग है। रॉकीज में सोना चांदी,
तो अपलाचियन में कोयला। बिल्कुल। अपलाशियन में दुनिया का कुछ सबसे बेहतरीन एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। तो ये सिर्फ दो पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये जमीन पर लिखी हुई दो अलग-अलग जमानों की कहानियां हैं। ये नजरिया तो कमाल का है, लेकिन इन विशाल पश्चिमी पहाड़ों के बीच की जमीन का क्या? स्रोत बताते हैं कि वहां बड़े-बड़े पठार हैं, इंटरमाउंटेन पठार। इंटरमाउंटेन का मतलब ही है पहाड़ों के बीच। ये वो ऊंची सपाट जमीनें हैं जो कैस्केड्स और रॉकीज के बीच में फंसी हुई हैं। सैंडविच की तरह। हाँ, बिल्कुल। उत्तर में कोलंबिया पठार है जो ज्वालामुखी लावा से बना है। और दक्षिण की तरफ ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार हैं। ग्रेट बेसिन के बारे में कुछ बहुत अनोखा है ना? हाँ, उसकी जल निकासी प्रणाली। वहां अंतर्देशीय जल निकासी होती है। मतलब वहां की नदियों का पानी समुद्र तक पहुंचता ही नहीं? नहीं। वो बस जमीन में ही कहीं खो जाता है? बिल्कुल। वो वहीं की झीलों में या जमीन के नीचे समा जाता है। इसीलिए इसे ग्रेट बेसिन कहते हैं, एक विशाल कटोरे की तरह। और फिर थोड़ा और दक्षिण में कोलोराडो पठार है। हाँ, जो शायद सबसे मशहूर है। ग्रैंड कैनियन की वजह से। हाँ, यहीं पर कोलोराडो नदी ने करोड़ों सालों में चट्टानों को काटकर दुनिया की सबसे शानदार घाटी ग्रैंड कैनियन बनाई है। ये पूरा इलाका पहाड़ों के बीच का बहुत सूखा और वीरान लगता है। यहाँ इतने सारे रेगिस्तान क्यों बन गए? इसके पीछे दो बड़े कारण काम करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है रेन शैडो इफेक्ट। वृष्टि छाया प्रभाव। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। सोचिए, प्रशांत महासागर से नमी से भरी हवाएं चलती हैं। जैसे ही वो पश्चिम में सियरा नेवादा के ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं, उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। हाँ, और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होती है और अपनी सारी नमी बारिश या बर्फ के रूप में पहाड़ों के पश्चिमी ढलानों पर ही गिरा देती है। और जब तक वो हवाएं पहाड़ों को पार करके दूसरी तरफ पहुंचती हैं, तब तक वो पूरी तरह निचोड़ी जा चुकी होती हैं। वो गर्म और सूखी हवा बन जाती है, जिसमें नमी नहीं होती। बिल्कुल। इसीलिए पहाड़ों के ठीक पीछे का ये पूरा इंटरमाउंटेन इलाका एक प्राकृतिक रेगिस्तान बन जाता है। कमाल है। मतलब ये विशाल पहाड़ अपनी एक तरफ तो हरियाली रोकते हैं और दूसरी तरफ रेगिस्तान बना देते हैं। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण है समंदर। तट के किनारे एक ठंडी समुद्री धारा बहती है जिसे कैलिफोर्निया करंट कहते हैं। अच्छा। ठंडे पानी के ऊपर की हवा ज्यादा नमी नहीं उठा पाती, तो ये ठंडी धारा भी इस पूरे इलाके के सूखेपन को और बढ़ा देती है। तो इन दोनों ताकतों ने मिलकर यहाँ उत्तरी अमेरिका के कुछ सबसे मशहूर रेगिस्तान बनाए हैं। हाँ, जैसे मोजावे रेगिस्तान जो डेथ वैली का घर है, महाद्वीप का सबसे गर्म और सबसे निचला स्थान। बिल्कुल। फिर है ग्रेट बेसिन रेगिस्तान जो एक ठंडा रेगिस्तान है, और फिर है चिहुआहुआन रेगिस्तान जो पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इन्हीं पहाड़ों से तो महाद्वीप की सबसे बड़ी नदियों को भी पानी मिलता होगा। पानी की कहानी क्या है यहाँ की? झीलों से शुरू करते हैं। ग्रेट लेक्स के बिना तो उत्तरी अमेरिका का नक्शा ही अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। वो 5 विशाल झीलें, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर। HOMES। हाँ, उन्हें याद रखने का आसान तरीका। और कुछ बातें तो हैरान करने वाली हैं, जैसे लेक सुपीरियर, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इतनी बड़ी कि उसमें बाकी चारों ग्रेट लेक्स का पानी समा सकता है। बिल्कुल। और लेक मिशिगन अकेली है जो पूरी तरह से अमेरिका में है, बाकी सब तो कनाडा और अमेरिका के बीच बटी हुई हैं। लेकिन इनका महत्व सिर्फ आकार में नहीं, व्यापार में भी है। इनका आर्थिक महत्व जबरदस्त है। सेंट लॉरेंस सीवे जो इन झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, वो असल में एक समुद्री हाईवे है। हाँ, जो महाद्वीप के दिल तक जाता है। इसी की वजह से शिकागो और डेट्रॉइट जैसे शहर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन पाए। और इन झीलों के बीच भी तो नहरें हैं, जैसे वेलेंट कैनाल जो नियाग्रा फॉल्स को बाईपास करती है। हाँ, वो नहर एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। उसके बिना एरी और ओंटारियो झील के बीच जहाजों का आना जाना नामुमकिन होता। ग्रेट लेक्स के अलावा कनाडा तो झीलों का देश ही लगता है। नक्शे पर हजारों नीले धब्बे दिखते हैं। हाँ, कैनेडियन शील्ड का इलाका झीलों से भरा हुआ है और ये लगभग सभी हिमनद झीलें हैं, ग्लेशियरों से बनी हुई। हाँ, जिन्हें आखिरी हिमयुग में ग्लेशियरों ने चट्टानों को खुरच कर बनाया था। इनमें ग्रेट स्लेव लेक जैसी विशाल झीलें हैं, जहां से मैकेंजी नदी निकलती है। बिल्कुल। और लेक विनिपेग, जिसके आसपास का इलाका दुनिया का ब्रेड बास्केट कहलाता है। झीलों से अब नदियों पर आते हैं। अगर हम पूरे महाद्वीप के ड्रेनेज को देखें तो सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? बिना किसी शक के मिसिसिपी नदी प्रणाली। इसे एक विशाल पेड़ की तरह सोचिए, जिसका मुख्य तना मिसिसिपी नदी है। हाँ, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। और उसकी 2 बड़ी शाखाएं हैं, पश्चिम से आने वाली मिसौरी और पूर्व से आने वाली ओहायो नदी। बिल्कुल।
मिसौरी नदी रॉकी पर्वत से पानी लाती है और ओहायो नदी अपालाचियन से। ये दोनों मिलकर एक ऐसी जबरदस्त जल प्रणाली बनाती हैं जो अमेरिका के 31 राज्यों के पानी को इकट्ठा करती है। और मेक्सिको की खाड़ी में ले जाती है। हाँ। ये सोचना ही कमाल है कि रॉकी और अपलाचियन, जो एक दूसरे से इतनी दूर हैं, दोनों अपना पानी एक ही नदी प्रणाली में भेजते हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? पश्चिम का ड्रेनेज सिस्टम अलग है। वहां नदियां या तो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं या प्रशांत महासागर में। अच्छा। सबसे उत्तर में मैकेंजी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी। फिर यूकॉन नदी है जो गोल्ड रश की कहानियों से जुड़ी है। और फिर है कोलोराडो नदी, ग्रैंड कैनियन वाली नदी। वही। और इन सबको जोड़ने या अलग करने वाले कुछ संकरे समुद्री रास्ते भी हैं। जलडमरू मध्य बेरिंग स्ट्रेट का जिक्र है हमारे स्रोतों में। बेरिंग स्ट्रेट ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है और आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। हाँ, और माना जाता है कि हजारों साल पहले इसी रास्ते से इंसान एशिया से अमेरिका पहुंचे थे। अटलांटिक की तरफ भी तो ऐसे ही रास्ते हैं। हाँ, उत्तर में डेविस स्ट्रेट है जो ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है, और दक्षिण में फ्लोरिडा स्ट्रेट और यूकाटान चैनल। ये सब दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई वो चीजें जो नक्शे पर दिखती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें भी तो हैं जो दिखती नहीं पर पूरे महाद्वीप के मौसम का मिजाज तय करती हैं। ये अदृश्य ताकतें ही असल में खेल बदलती हैं। जैसे समुद्री धाराएं। बिल्कुल, पूर्वी तट पर इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। उत्तर से एक ठंडी धारा आती है, लैब्राडोर करंट, और दक्षिण से आती है गर्म गल्फ स्ट्रीम। और ये दोनों न्यूफाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक्स नाम की जगह पर टकराती हैं। हाँ, और जब गर्म और ठंडा पानी मिलता है तो वहां बहुत ज्यादा कोहरा होता है। दुनिया के सबसे ज्यादा कोहरे वाले इलाकों में से एक। हाँ, लेकिन एक और जादुई चीज होती है। जब ये दो धाराएं मिलती हैं तो समंदर की गहराई से पोषक तत्व सतह पर आ जाते हैं। और इससे मछलियां आती हैं। बिल्कुल, प्लैंकटन, फिर छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां। इसीलिए ग्रैंड बैंक्स दुनिया में मछली पकड़ने के सबसे अच्छे मैदानों में से एक है। बिल्कुल सही। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ मछलियों का खजाना। और हवाएं, ब्लिजर्ड और चिनूक, ये दो नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं। ये दोनों उत्तरी अमेरिका की दो बिल्कुल विपरीत शख्सियतें हैं। ब्लिजर्ड आर्कटिक से आने वाली बर्फीली तेज हवा है, एक क्रूर मेहमान की तरह। हाँ, जो तापमान को कुछ ही घंटों में शून्य से बहुत नीचे गिरा देती है। और चिनूक, उसे तो स्नो ईटर यानी बर्फ खाने वाली हवा भी कहते हैं, उतरती है और सारी बर्फ पिघला देती है कुछ ही घंटों में। ये किसानों के लिए एक वरदान की तरह है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने उत्तरी अमेरिका को सिर्फ देशों के नक्शे की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते शरीर की तरह देखा है, जिसकी अपनी रीढ़ की हड्डी है, धमनियां हैं और एक जटिल तंत्र है जो इसे चलाता है। हमने देखा कि सबसे ऊंचा बिंदु माउंट डेनाली है और सबसे निचला डेथ वैली। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर है और सबसे लंबी नदी प्रणाली मिसिसिपी मिसौरी। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। कॉर्डिलेरा की ऊंचाई रेगिस्तान बनाती है और उन्हीं पहाड़ों से निकली नदियां महाद्वीप के दिल को उपजाऊ बनाती हैं। दूर समंदर में बहती धाराएं तट पर तय करती हैं कि मछुआरों का जाल भरेगा या नहीं। भूगोल ही इस महाद्वीप की असली कहानी लिखता है। ये वाकई एक अद्भुत नजरिया है। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरा सोचिए, ये भौगोलिक विशेषताएं आज भी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं? कैसे मिसिसिपी नदी प्रणाली ने अमेरिका के भीतरी इलाकों के विकास को आकार दिया होगा? या कैसे रॉकी पर्वत ने ऐतिहासिक रूप से पूर्व और पश्चिम के बीच एक दीवार का काम किया? भूगोल सिर्फ नक्शों पे खींची लकीरें नहीं है, ये वो ढांचा है जिस पर हमारी सभ्यताएं